नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन हिंदी साहित्य का जो अपना संजीव डेस्वर्क में तीसरा मॉडल पेपर रहता है, उसकी अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो रहेगा पहला ही जो हमारा प्रश्न आता है वो अपठित गद्यांश का आता है। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। मैं इतना इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे जो है इसके आंसर दूंगा क्योंकि मैंने ये पहले से पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए ये तैयारी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि आपको जो है ज़्यादा नंबर कटने के जिस टॉपिक की मैं बात करूं जिसमें ज़्यादा कट सकते हैं आपके नंबर, वो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। क्योंकि इनमें अगर आपका सही आंसर है तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं आज। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक देना है। तो यहाँ पर जो शीर्षक रहने वाला है इसका वो ये रहेगा कि भारतीय नारी का जीवन। ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, शीर्षक रहेगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किसे कहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि बात नारी की हो रही है तो नारी ही इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो नारी जीवन का जो मूल मंत्र है वो हम सब जानते भी हैं और इसमें अपठित गद्यांश में भी दिया गया है, वो है त्याग। ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है कि नारी को त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है, यानी किस से ये उनको मिलता है। तो आपको बता दें कि नारी को त्याग रूपी जो मंत्र है वो तपस्या से मिलता है। किससे मिलता है, तपस्या से। चलिए पांचवा हमारा प्रश्न है कि नारी का प्रमुखतः कौन सा रूप दिखाई पड़ता है, कौन सा रूप आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर कन्या रूप भी हमें दिखेगा, भार्या रूप भी दिखेगा और माँ का रूप भी दिखेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए छठा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि नारी के जीवन का तपस्या काल माना जाता है। तो तपस्या काल जो रहेगा वो पूर्व का काल जो है वो नारी के जीवन का तपस्या काल माना जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चलिए अभी 6 क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन अपठित पद्यांश से। ठीक है, ये पद्यांश रहेगा अपठित वाला, इसको आप आराम से पढ़ लेना और 2 बार पढ़ लेना, एक बार समझ में नहीं आए तो फिर इसका आंसर आपको देने हैं। चलिए मैं जो है सीधे ही इस पे चलता हूँ कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसका जो शीर्षक रहने वाला है वो रहने वाला है भारत की श्रेष्ठता। क्या रहेगा भाई, भारत की श्रेष्ठता। दूसरा हमारा प्रश्न है कि कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कहकर संबोधित किया है। तो किसकी भूमि कहा है भाई, ऋषि भूमि कहा है, ऋषि मुनियों की भूमि भारतवर्ष को बताया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि भारत भूमि के निवासियों को जाना जाता है, भारत भूमि के जो निवासी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उनको कहते हैं आर्य। ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है कि कवि ने संसार का सिरमौर किसे कहा है। संसार का सिरमौर की अगर बात करें तो वो कहा है प्राचीन भारतवर्ष को। संसार का सिरमौर प्राचीन भारतवर्ष को कहा है। पांचवा हमारा प्रश्न है कि भारतवर्ष के प्रथम आचार्यों द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो कला की हुई थी, कौशल की हुई थी और विद्या की हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि ने संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष बताया है। तो आपको पता होगा हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है भारतवर्ष की। ठीक है, सही आंसर आपको मिल गए हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो भाग रहेगा वो रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। तो देखिए संजीव डेस्कवर्क में बहुत अच्छे यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको अध्ययन भी अच्छे ढंग से ही करना है। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है गुण। क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि काव्य में मुख्यार्थ का होना ही दोष होता है, यानी मुख्यार्थ का होना दोष क्या कहलाता है, मुख्यार्थ का नष्ट होना दोष कहलाता है, मुख्यार्थ का विनाश होना क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। तीसरा प्रश्न है कि कविता में प्रत्येक चरण में मात्रा है, वर्ण है, यति है, गति है, ये सारी चीजें अगर होती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको अपन कहेंगे छंद। क्या कहेंगे, छंद कहेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको कि चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद जो होता है उसमें मात्राओं की संख्या जो है वो कितनी होती है भाई, वो होती है 16 है। 16 जो होती हैं मात्राएं उसको चौपाई छंद कहते हैं। ठीक है। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है
तो वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अनुप्रास रहेगा। छठे प्रश्न की मैं बात करूं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अलंकार। क्या कहा जाता है भाई? अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अपन अभी जो है वो 20 शब्दों वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं जो एक एक नंबर के हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो इसका आंसर पहले ऊपर भी आ चुका है। तो अलंकार की परिभाषा जो है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अलंकार का एक सामान्य अर्थ होता है आभूषण। अलंकार के सामान्य अर्थ की बात करें तो वो होता है आभूषण। ठीक है, सामान्य अर्थ रहेगा आभूषण। और आभूषण जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न रहेगा कि दृष्टांत अलंकार का कोई एक उदाहरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण की मैं बात करूँ, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण आपको लिखना है। तो देखिए, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध राखो मेली कपूर में हींग न होते सुगंध। ठीक है, ये किसका रहेगा? दृष्टांत अलंकार का उदाहरण रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार। कौन सा होता है भाई? पूर्णकालिक पत्रकार होता है। दूसरा हमारा जो रहेगा वो अंशकालीन कुछ समय वाला रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा फ्रीलांसर। ठीक है, 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो रहेगा कि बिट रिपोर्टिंग हेतु 2 आवश्यक बातें आपको लिखनी है। अगर आपको बिट रिपोर्टर बनना है तो प्रायः अपनी बिट से जुड़ी हुई सामान्य खबरें ही आपको लिखनी पड़ेंगी। दूसरी बात मैं कहूँ तो बिट के बारे में जानकारी जो है वो दिलचस्प होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें जो है वो आपको बिट रिपोर्टिंग के बारे में याद रखनी है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि विशेष लेखन किसे कहा जाता है? तो किसी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटके कुछ विशेष अगर लिखा जाता है तो वो कहलाता है विशेष लेखन। यानी कुछ हटके लिखना वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। छठा हमारा प्रश्न रहता है कि संवदिया का क्या अर्थ है? तो संवदिया का अर्थ होता है संदेशवाहक। संवदिया का क्या अर्थ होता है? संदेश वाहक, यानी संदेश ले जाने वाले को क्या कहा जाता है? संवदिया। जो संवाद को हूबहू उसी भाव विचार के साथ में अगर सुनाता है जैसा वहां से भेजा गया था तो वो कहलाता है संवदिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि 4 हाथ कथा किस व्यथा को उजागर करती है? तो 4 हाथ जो कथा है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को व्याप्त करती है कि मजदूरों का शोषण किस प्रकार हो रहा है। और शोषक जो होता है उसकी लोलुप प्रवृत्ति या शोषित करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला गया है। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा कि बनारस कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो बनारस जो कविता है वो रचित है केदारनाथ सिंह के द्वारा। तो याद रखना है केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो बनारस जो कविता है वो केदारनाथ सिंह की है। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्य कविता क्या संदेश देती है? तो ये जो कविता है सत्य के प्रति संशय होने के बाद भी वह पूरी तरह से हमारे मन से हट नहीं पाता क्योंकि वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। सत्य कविता यही संदेश देना चाहती है। और लास्ट में अपना लास्ट नहीं है अभी 10वां क्वेश्चन जो रहेगा, 10वें क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कविता क्या है? तो कविता देखो, कविता हमारी संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई है। और वह संवेदना जिसमें संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध हो वही क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। हमारा 11वां क्वेश्चन रहेगा कि नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो वो होता है शब्द। और बोले जाने वाले शब्द को नाटक का जो है वो शरीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा कि कहानी में पात्र की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो कहानी में हर पात्र का देखो अपना एक स्वरूप होता है, स्वभाव होता है और एक उद्देश्य होता है। उसी आधार पर कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण भी करता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, याद होने वाले हैं। तो आपको इन सबको जो है बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। याद एक बार नहीं होता, रिवाइज कर लो, रटना नहीं है। प्रश्न भी याद होना चाहिए और उसका उत्तर भी याद होना चाहिए जो खालिस्तान वाले हैं।
ठीक है, खालिस्तान में सिर्फ एक एक शब्द को रटना नहीं है, आपको सभी को अच्छे ढंग से याद करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।